हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 मैथ्स 2 प्रैक्टिस सेट 1.3 सॉल्व करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में दो क्वेश्चंस हैं और दोनों क्वेश्चंस हम आज के लेक्चर में सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन में हमें 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं और हर एक स्टेटमेंट का हमें इफ देन फॉर्म लिखना है। और दूसरे क्वेश्चन में भी 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं और यहाँ पर भी हर एक स्टेटमेंट का हमें कॉन्वर्स लिखना है। गिवन स्टेटमेंट का इफ देन फॉर्म लिखना हो या गिवन स्टेटमेंट का कॉन्वर्स लिखना हो एकदम इजी होता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक प्रैक्टिस एग्जांपल के जरिए समझाता हूं कि कैसे गिवन स्टेटमेंट का इफ देन फॉर्म लिखते हैं, उसी तरह से कैसे गिवन स्टेटमेंट का कॉन्वर्स लिखते हैं। तो चलो प्रैक्टिस एग्जांपल डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, हमने एक स्टेटमेंट कंसिडर किया है, द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। पहले हम इस स्टेटमेंट का इफ देन फॉर्म लिखेंगे। इफ देन फॉर्म लिखने के लिए हमें गिवन स्टेटमेंट में से दो ऑब्जेक्ट फाइंड करने होते हैं। द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट, इसमें हमें पहला ऑब्जेक्ट मिलेगा रेक्टेंगल और दूसरा ऑब्जेक्ट मिलेगा डायगोनल्स। पहला ऑब्जेक्ट रेक्टेंगल और दूसरा ऑब्जेक्ट डायगोनल्स। अब ये दोनों ऑब्जेक्ट्स में जो मेन ऑब्जेक्ट है वो रेक्टेंगल है और सेकेंडरी ऑब्जेक्ट डायगोनल्स है। तो जब हम गिवन स्टेटमेंट का इफ देन फॉर्म लिखेंगे, इफ देन, तो इफ के पार्ट में मेन ऑब्जेक्ट को मेंशन करना होता है और देन के पार्ट में सेकेंडरी ऑब्जेक्ट को मेंशन करना होता है। इफ के बाद रेक्टेंगल को मेंशन करेंगे और देन के बाद डायगोनल्स को मेंशन करेंगे। यानी गिवन स्टेटमेंट का इफ देन फॉर्म कैसे मिलेगा? इफ गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल देन इट्स डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो इस तरह से हमें गिवन स्टेटमेंट का इफ देन फॉर्म मिलेगा। तो देखो इफ देन फॉर्म कैसे मिलेगा? इफ गिवन क्वाड्रिलेटरल is a rectangle, then its diagonals are congruent। तो इफ के पार्ट में हमने रेक्टेंगल को मेंशन किया, मेन पार्ट को, और देन के पार्ट में डायगोनल्स को यानी सेकेंडरी पार्ट को मेंशन किया। तो इस तरह से हमें गिवन स्टेटमेंट का इफ देन फॉर्म मिलता है। अब इसके बाद गिवन स्टेटमेंट का कॉन्वर्स लिखेंगे। तो देखो कॉन्वर्स लिखते समय कॉन्वर्स भी इफ देन फॉर्म में ही मिलता है। ओनली कॉन्वर्स लिखते समय जो दो ऑब्जेक्ट्स हमें मिले हैं उनमें से जो सेकेंडरी ऑब्जेक्ट है उसको इफ के पार्ट में हमें मेंशन करना होता है और जो मेन ऑब्जेक्ट है उसे देन के पार्ट में मेंशन करना होता है। तो इफ के पार्ट में हम डायगोनल्स को मेंशन करेंगे एंड देन के पार्ट में मेन ऑब्जेक्ट यानी रेक्टेंगल को मेंशन करेंगे। तो किस तरह से कॉन्वर्स बनेगा? इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट देन द क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल। तो इस तरह से इफ के पार्ट में सेकेंडरी ऑब्जेक्ट और देन के पार्ट में मेन ऑब्जेक्ट मेंशन करके हमें गिवन स्टेटमेंट का कॉन्वर्स मिलेगा। तो देखो कॉन्वर्स कैसे मिलेगा? इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल are congruent, if the diagonals of a quadrilateral are congruent, then the quadrilateral then the quadrilateral
इज अ रेक्टेंगल। तो इस तरह से हमने इफ के पार्ट में डायगोनल्स को यानी सेकेंडरी ऑब्जेक्ट को मेंशन किया और देन के पार्ट में रेक्टेंगल को यानी मेन ऑब्जेक्ट को मेंशन किया। तो इस तरह से हमें गिवन स्टेटमेंट का कॉन्वर्स मिलता है। अब यहां पर और एक इंफॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूं। गिवन स्टेटमेंट का इफ देन फॉर्म हो या गिवन स्टेटमेंट का कॉन्वर्स हो, दोनों टाइप के स्टेटमेंट्स में इफ को फॉलो करने वाला जो पार्ट होता है उसे एंटेसेडेंट कहते हैं। इफ को फॉलो करने वाला जो पार्ट है उसे एंटेसेडेंट कहते हैं। ANTECEDENT, एंटेसेडेंट। और देन को फॉलो करने वाला जो पार्ट होता है उसे कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। CONSEQUENT, देन को फॉलो करने वाला पार्ट कॉन्सिक्वेंट। यानी जो इफ देन फॉर्म है उसमें इफ को फॉलो करने वाला ये जो पार्ट है ये एंटेसेडेंट है और देन को फॉलो करने वाला ये जो पार्ट है ये कॉन्सिक्वेंट है। उसी तरह से कॉन्वर्स में भी इफ को फॉलो करने वाला ये जो पार्ट है ये एंटेसेडेंट है और देन को फॉलो करने वाला ये जो पार्ट है ये कॉन्सिक्वेंट है। तो इस तरह से हम गिवन स्टेटमेंट का इफ देन फॉर्म और कॉन्वर्स लिखने का प्रैक्टिस सेट 1.3 में करने वाले हैं। तो चलो प्रैक्टिस सेट 1.3 का क्वेश्चन 1 सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस सेट 1.3 क्वेश्चन 1, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन इफ देन फॉर्म। इफ देन फॉर्म को कंडीशनल फॉर्म भी कहते हैं। यहां पर पहला स्टेटमेंट है द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। इफ देन फॉर्म लिखने के लिए हम दो ऑब्जेक्ट्स फाइंड करते हैं। यहां पर एक ऑब्जेक्ट मिलेगा पैरेललोग्राम और दूसरा ऑब्जेक्ट मिलेगा अपोजिट एंगल्स। वन ऑब्जेक्ट इज पैरेललोग्राम एंड अदर ऑब्जेक्ट इज अपोजिट एंगल्स। अब ये दोनों ऑब्जेक्ट्स में मेन ऑब्जेक्ट कौन सा है? पैरेललोग्राम, और सेकेंडरी ऑब्जेक्ट अपोजिट एंगल्स। तो जब हम इफ देन फॉर्म लिखते हैं तो इफ के पार्ट में मेन ऑब्जेक्ट को यानी पैरेललोग्राम को मेंशन करते हैं और देन के पार्ट में सेकेंडरी ऑब्जेक्ट को यानी अपोजिट एंगल्स को मेंशन करेंगे। तो किस तरह से आएगा इफ देन फॉर्म? इफ गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम देन इट्स अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। चलो आंसर लिखते हैं। क्वेश्चन 1 में फर्स्ट स्टेटमेंट है द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। यहां पर पैरेललोग्राम मेन ऑब्जेक्ट है एंड अपोजिट एंगल्स सेकेंडरी ऑब्जेक्ट है। तो इफ देन फॉर्म हमें मिलेगा इफ गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम देन इट्स अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इफ के पार्ट में मेन ऑब्जेक्ट यानी पैरेललोग्राम एंड देन के पार्ट में सेकेंडरी ऑब्जेक्ट यानी अपोजिट एंगल्स को मेंशन किया। इसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट स्टडी करेंगे। स्टेटमेंट 2, द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। यहां पर एक ऑब्जेक्ट हमें रेक्टेंगल मिलेगा और दूसरा ऑब्जेक्ट डायगोनल्स मिलेगा। एक ऑब्जेक्ट रेक्टेंगल और दूसरा ऑब्जेक्ट डायगोनल्स। अब यहां पर मेन ऑब्जेक्ट रेक्टेंगल है और सेकेंडरी ऑब्जेक्ट डायगोनल्स है। तो इफ देन फॉर्म लिखते समय हम इफ के पार्ट में मेन ऑब्जेक्ट को मेंशन करते हैं और देन के पार्ट में सेकेंडरी ऑब्जेक्ट को मेंशन करते हैं। तो किस तरह से मिलेगा इफ देन फॉर्म? इफ गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल देन इट्स डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट। चलो आंसर लिखते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट इज द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। यहां पर मेन ऑब्जेक्ट रेक्टेंगल है एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्ट द डायगोनल्स। सो इफ देन फॉर्म मिलेगा इफ गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल देन इट्स डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इफ के पार्ट में हमने मेन ऑब्जेक्ट को यानी रेक्टेंगल को मेंशन किया और देन के पार्ट में सेकेंडरी ऑब्जेक्ट यानी डायगोनल्स को मेंशन किया। इफ गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल
देन इट्स डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इसके बाद स्टेटमेंट 3 सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट 3, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द सेगमेंट ज्वाइनिंग द वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज परपेंडिकुलर टू द बेस। तो यहां पर हमें एक ऑब्जेक्ट मिलेगा आइसोसेलेस ट्रायंगल और दूसरा ऑब्जेक्ट मिलेगा द सेगमेंट ज्वाइनिंग द वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द बेस। देखो एक ऑब्जेक्ट हमें मिलेगा आइसोसेलेस ट्रायंगल, दिस इज फर्स्ट ऑब्जेक्ट, एंड सेकेंड ऑब्जेक्ट इज सेगमेंट ज्वाइनिंग वर्टेक्स, ये वर्टेक्स है, एंड मिड पॉइंट ऑफ द बेस, ये मिड पॉइंट है बेस का, तो ये दोनों को ज्वाइन करने वाला सेगमेंट। सो दिस इज द सेकेंड ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट आइसोसेलेस ट्रायंगल और दूसरा ऑब्जेक्ट सेगमेंट ज्वाइनिंग द वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द बेस। तो ये दो ऑब्जेक्ट्स में मेन ऑब्जेक्ट का कौन सा आएगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल, और सेकेंडरी ऑब्जेक्ट कौन सा आएगा? सेगमेंट, द सेगमेंट ज्वाइनिंग द वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द बेस। तो इफ देन फॉर्म लिखते समय हम इफ के पार्ट में मेन ऑब्जेक्ट को यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल को मेंशन करेंगे और देन के पार्ट में द सेगमेंट ज्वाइनिंग द वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज परपेंडिकुलर टू द बेस को मेंशन करेंगे। तो इसका इफ देन फॉर्म हमें मिलेगा, इफ गिवन ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल देन द सेगमेंट ज्वाइनिंग द वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज परपेंडिकुलर टू द बेस। चलो आंसर लिखते हैं। स्टेटमेंट 3 में हमें मेन ऑब्जेक्ट मिला है आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्ट मिला है द सेगमेंट ज्वाइनिंग द वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द बेस। तो इफ देन फॉर्म आएगा, इफ गिवन ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल देन द सेगमेंट joining the vertex and the midpoint of the base is perpendicular to the base। if के पार्ट में हमने मेन ऑब्जेक्ट को यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल को मेंशन किया और देन के पार्ट में सेकेंडरी ऑब्जेक्ट को यानी सेगमेंट को मेंशन किया। इसके बाद क्वेश्चन 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 2, राइट कॉन्वर्सेस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, द अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड by two parallel lines and their transversal are congruent। तो यहां पर हमें कॉन्वर्स लिखना है, तो पहले हम दो ऑब्जेक्ट्स फाइंड करेंगे। एक ऑब्जेक्ट मिलेगा टू पैरेलल लाइंस और दूसरा ऑब्जेक्ट मिलेगा अल्टरनेट एंगल्स। टू पैरेलल लाइंस और दूसरा ऑब्जेक्ट अल्टरनेट एंगल्स, दिस एंगल एंड दिस एंगल, अल्टरनेट एंगल्स। तो ये दो ऑब्जेक्ट्स में मेन ऑब्जेक्ट कौन सा मिलेगा? टू पैरेलल लाइंस, ये मेन ऑब्जेक्ट है, अल्टरनेट एंगल्स ये सेकेंडरी ऑब्जेक्ट है। जब हम कॉन्वर्स लिखते हैं तो इफ के पार्ट में कौन सा ऑब्जेक्ट लेते हैं? इफ के पार्ट में सेकेंडरी ऑब्जेक्ट लेते हैं, यानी इफ के पार्ट में हमें अल्टरनेट एंगल्स लेना पड़ेगा, अल्टरनेट एंगल्स, और देन के पार्ट में मेन ऑब्जेक्ट हम लेते हैं यानी टू पैरेलल लाइंस को लेना पड़ेगा, टू पैरेलल लाइंस। तो किस तरह से कॉन्वर्स बनेगा? इफ अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंट देन द टू लाइंस आर पैरेलल। देखो कॉन्वर्स किस तरह से मिलेगा? इफ के पार्ट में सेकेंडरी ऑब्जेक्ट और देन के पार्ट में मेन ऑब्जेक्ट। if the alternate angles formed by two lines, देखो ये पैरेलल को मैं नहीं ले रहा हूं, ये पैरेलल को हम देन के पार्ट में लेने वाले हैं। तो इफ के पार्ट में क्या आ रहा है? द अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंट देन द टू लाइंस आर पैरेलल। तो ये पैरेलल को मैंने देन के पार्ट में लिया, तो कॉन्वर्स हमारा मिल गया, if the alternate angles formed by two lines and their transversal are congruent then the two lines are parallel। चलो आंसर लिखते हैं। Statement 1, the alternate angles formed by
टू पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंट। यहां पर मेन ऑब्जेक्ट पैरेलल लाइंस है एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्ट अल्टरनेट एंगल्स है। तो हम कॉन्वर्स लिखते समय इफ के पार्ट में सेकेंडरी ऑब्जेक्ट को यानी अल्टरनेट एंगल्स को लेंगे एंड देन के पार्ट में मेन ऑब्जेक्ट को यानी टू पैरेलल लाइंस को लेंगे। तो हमें कॉन्वर्स मिलेगा इफ द अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू लाइंस। देखो यहां पर हम ओनली टू लाइंस लिख रहे, टू पैरेलल लाइंस नहीं लिख रहे। इफ द अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंट देन द टू लाइंस आर पैरेलल। इसके बाद स्टेटमेंट 2 का कॉन्वर्स लिखेंगे। स्टेटमेंट 2, इफ अ पेयर ऑफ द इंटीरियर एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइंस आर सप्लीमेंट्री देन द लाइंस आर पैरेलल। तो यहां पर जो गिवन स्टेटमेंट है वो ऑलरेडी इफ देन फॉर्म में है, और अगर गिवन स्टेटमेंट इफ देन फॉर्म में है तो फिर उसका कॉन्वर्स लिखना ज्यादा इजी होता है। इफ के पार्ट में जो ऑब्जेक्ट आया है उसे देन के पार्ट में लिख दो, और देन के पार्ट में जो ऑब्जेक्ट आया है उसे इफ के पार्ट में लिख दो। तो यहां पर इफ के पार्ट में कौन सा ऑब्जेक्ट आया है? इंटीरियर एंगल्स। और देन के पार्ट में कौन सा ऑब्जेक्ट आया है? पैरेलल लाइंस। तो ये पैरेलल लाइंस को हम इफ के पार्ट में लिख देंगे और इंटीरियर एंगल्स को देन के पार्ट में लिख देंगे, तो हमें कॉन्वर्स मिल जाएगा। तो कॉन्वर्स कैसे आएगा? इफ द लाइंस आर पैरेलल देन द इंटीरियर एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइंस आर सप्लीमेंट्री। चलो आंसर लिखते हैं। स्टेटमेंट 2, इफ अ पेयर ऑफ द इंटीरियर एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइंस आर सप्लीमेंट्री देन द लाइंस आर पैरेलल। तो ये स्टेटमेंट ऑलरेडी इफ देन फॉर्म में है, तो यहां पर इफ के पार्ट में जो हमारा ऑब्जेक्ट आया है उसे हम देन के पार्ट में लिखने वाले, और देन के पार्ट में जो ऑब्जेक्ट है उसे इफ के पार्ट में लिखने वाले, यानी एंटीसेडेंट और कॉन्सिक्वेंट का इंटरचेंज होगा। तो हमें कॉन्वर्स मिलेगा इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन द इंटीरियर एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल ऑफ द टू लाइंस आर सप्लीमेंट्री। तो ये पैरेलल लाइंस को हमने इफ के पार्ट में लिखा और इंटीरियर एंगल्स को हमने देन के पार्ट में लिखा। तो इस तरह से हमें गिवन स्टेटमेंट का कॉन्वर्स मिल गया। इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन द इंटीरियर एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल ऑफ द टू लाइंस आर सप्लीमेंट्री। इसके बाद स्टेटमेंट 3 सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट 3, द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। यहां पर एक ऑब्जेक्ट रेक्टेंगल मिलेगा और दूसरा ऑब्जेक्ट डायगोनल्स मिलेगा। इसमें मेन ऑब्जेक्ट रेक्टेंगल एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्ट डायगोनल्स। कॉन्वर्स लिखते समय हम इफ के पार्ट में सेकेंडरी ऑब्जेक्ट को लेते हैं और देन के पार्ट में मेन ऑब्जेक्ट को लेते हैं। तो कॉन्वर्स क्या मिलेगा? इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट देन द क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल। चलो आंसर लिखते हैं। स्टेटमेंट 3, द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। यहां पर मेन ऑब्जेक्ट रेक्टेंगल है एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्ट डायगोनल्स है। तो कॉन्वर्स लिखते समय हम इफ के पार्ट में सेकेंडरी ऑब्जेक्ट यानी डायगोनल्स को लेंगे और देन के पार्ट में मेन ऑब्जेक्ट यानी रेक्टेंगल को लेंगे। तो कॉन्वर्स हमें मिलेगा इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट देन द क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल। इफ के पार्ट में हमने सेकेंडरी ऑब्जेक्ट डायगोनल्स को लिया और देन के पार्ट में मेन ऑब्जेक्ट रेक्टेंगल को लिया। स्टूडेंट्स, इसके साथ ही प्रैक्टिस सेट 1.3 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉब्लम सेट 1 के सभी क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। थैंक यू।